आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में बड़ी उथल पुथल है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी है, उन्हें मार दिया है। इसे लेकर दुनिया भर में बहुत तीखी प्रतिक्रिया है। हालांकि ये भी सच है कि दुनिया दो हिस्सों में, दो धड़ों में बटी हुई है। यहाँ तक कि मुस्लिम मुल्क भी जो है वो आपस में यूनाइटेड नज़र नहीं आ रहे, बल्कि एक दूसरे पर बम बरसाते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में चल रही ये तमाम उथल पुथल के बीच बहुत सारी ऐसी अपराध की घटनाएं भी हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, जिन पर नज़र डालना और जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। आज एक ऐसी ही शॉकिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना पिछले महीने की है, यानी फरवरी की, और तारीख है 25 फरवरी। 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चौरा खुर्द। इस चौरा खुर्द गांव के जो सरपंच हैं वो लोकल पुलिस को फ़ोन करते हैं। असल में सरपंच साहब जब गांव के बाहर निकले तो चांदपुर रोड की तरफ गांव से एक सड़क जाती है, मतलब चांदपुर रोड कहते हैं उसे, और वहाँ पर एक पुलिया है। उस पुलिया के पास एक बहुत ही भयानक मंजर उन्हें दिखा। उन्हें ये दिखा कि पुलिया के पास एक कार पूरी तरह से जली हुई पड़ी हुई है, और उस कार के अंदर दुखद बात यह थी कि एक शख्स भी जला हुआ नज़र आ रहा था, जिसे देखकर ये लगता था कि शायद ये कार किसी टेक्निकल स्नैग, यानी कोई ऐसी बात हुई कि कार में अपने आप आग लग गई, और इसके बाद कार में तो आग लगी, कार जल गई, और कार में बैठा जो शख्स था वो भी जल गया। देखकर ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि वहाँ मौके पर किसी दूसरी गाड़ी से कार के टकराने के कोई निशान वगैरह नहीं मिले। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं, जब सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और कार में एकाएक आग लग गई और ड्राइवर या कार में सवार लोग कार से बाहर भी नहीं निकल पाए, उनकी मौत हो गई। ये मामला भी कुछ वैसा ही लग रहा था, लेकिन चूंकि एक एक्सीडेंटल डेथ का मामला लग रहा था तो चौरा खुर्द के सरपंच ने इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जो लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुंची। पुलिस ने आकर देखा कि वाकई एक ऑल्टो कार पूरी तरह जली हुई हालत में है, और कार की ड्राइविंग सीट पर एक बंदा बैठा हुआ है जो पूरी तरह से जल चुका है। उसे देखकर उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन है। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस को ये तो पता लगाना था कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, क्या ये वाकई एक्सीडेंट है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, सब कुछ पता करना था। तो पुलिस, चूँकि मरने वाले की पहचान पता करना संभव नहीं था उसकी बॉडी को देखकर, और कार के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ इंटैक्ट नहीं बची थी, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई पेपर हो, सब कुछ जल गया था। तो इकलौता जो इस मामले में कोई मदद मिल सकती थी वो थी इस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से मदद। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को देखा और उसके बाद उसकी डिटेल निकलवाई। जब डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये कार जो है अपने फर्स्ट ओनर के पास नहीं है, बल्कि ये मारुति ऑल्टो कार कई बार बिक चुकी है। इसका जो करंट ओनर था, उस करंट ओनर ने भी इस कार को बमुश्किल कुछ रोज़ पहले, यानी 16 फरवरी को ही खरीदा था। उस शख्स का नाम था अर्जुन। अर्जुन वहीं सहारनपुर का रहने वाला एक नौजवान था, पास में ही, और ये उसी की कार थी। तो पुलिस ये मानकर चल रही थी कि शायद इस कार को खरीदने के बाद अर्जुन कहीं उसे लेकर जा रहा था और एक्सीडेंटल फायर में अर्जुन की मौत हो गई, ऐसा पुलिस को लग रहा था। लेकिन ये अर्जुन था या नहीं, अब इस बात की तस्दीक करनी थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अर्जुन के घर वालों तक पहुंचती, उनसे कांटेक्ट करती, अर्जुन का जो भाई है, उसका नाम है विजय सागर, वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया, लोकल पुलिस स्टेशन, और उसने आकर ये बताया कि उसका भाई जो है एक दिन पहले से, यानी 24 फरवरी से ही घर से गायब है। वो कहीं काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन अब तक वो नहीं आया है और वो कहीं गुम हो गया है, गायब हो गया है। अब पुलिस ने उसके भाई से कहा कि देखिए, हमें एक कार मिली है और उस कार में एक नौजवान की बॉडी भी मिली है, तो लेकिन उसे देखकर समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वो बॉडी किसकी है। हमें तो लग रहा है कि अर्जुन की है, लेकिन इसकी तस्दीक करनी ज़रूरी है, कंफर्म करना ज़रूरी है। तो विजय सागर, जो अर्जुन का भाई था, वो ये सुनकर काफ़ी सदमे में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके भाई के साथ ही यह हादसा हो गया है, क्योंकि कार भाई की है और उसमें जली हुई जो लाश है वो भी इस बात की संभावना है कि उसके भाई की ही हो। तो विजय सागर जो है वो बहुत दहशत में आ जाता है और बहुत घबरा जाता है।
लेकिन पुलिस इस मामले की तस्दीक करने के लिए थोड़ा वक्त लेती है और कहती है कि हमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में और समय दीजिए, उसके बाद फिर ये डेड बॉडी हम आपके हवाले भी करेंगे। इस बीच पुलिस अभी तफ्तीश कर ही रही होती है, उस मामले को वेरीफाई कर ही रही होती है। तब तक एक महिला जिसका नाम बबीता है वो पुलिस के पास पहुंचती है, और ये बबीता नाम की जो महिला है वो पास के एक गांव मोहम्मदपुर कंधेला की रहने वाली है। बबीता पुलिस के पास आती है 27 फरवरी को, यानी 25 तारीख को जब ये कार स्पॉट हुई थी, जब जली हुई हालत में मिली थी, लाश मिली थी, उसके 2 दिन बाद 27 फरवरी को। और बबीता थाने में आकर ये कहती है कि उसका बेटा रोहित वो पिछले 5 दिनों से गायब है। अब पुलिस रोहित और अर्जुन की गुमशुदगी को एक दूसरे से शुरू में तो कनेक्ट करके नहीं देखती, लेकिन जब बबीता ये बताती है कि वो जो कार का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कार में आग लगी है, एक लड़के की मौत हुई है, वो कार जिस लड़के की है अर्जुन की, वो मेरे बेटे रोहित का दोस्त है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कार में जो हुआ वो तो हुआ, मेरा बेटा कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब पुलिस ये सोच में पड़ जाती है कि एक कार, 2 नौजवान, एक डेड बॉडी, और देखा जाए तो दोनों गायब। लेकिन असल में ये जो 2 गायब लड़के हैं अर्जुन और रोहित, इनमें से सचमुच गायब कौन है और कार के अंदर किसकी लाश है, ये पता करना एक बड़ी मिस्ट्री है, और इसका सच जानना पुलिस के लिए एक चैलेंज है। पुलिस ये सोच में पड़ जाती है। अब पुलिस इस सच का पता लगाने के लिए ये तय करती है कि वो डेड बॉडी की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगी और ये पता करेगी कि ये बॉडी असल में है किसकी, क्या रोहित की है या अर्जुन की है। तो चूंकि रोहित की माँ थाने आई थी और उसने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दी थी, तो लेकिन ये भी सच था कि वो कार रोहित की नहीं थी, बस रोहित उस कार ओनर का दोस्त था। तो ऐसे में पुलिस ने बबीता और बाकी के घर वालों से कहा कि आप अपने ब्लड सैंपल्स हमें दीजिए, सो दैट हम डीएनए प्रोफाइलिंग करा सकें और ये पता कर सकें कि कार में जो बॉडी है वो किसकी है, मतलब अनफॉर्चुनेटली आपके बेटे की तो नहीं है। तो बबीता और घर के बाकी लोग डरते घबराते हुए पुलिस की बात मानते हैं और अपना ब्लड सैंपल वगैरह डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए देते हैं। पुलिस डीएनए प्रोफाइलिंग करती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद लेती है, और जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस ये जानकर चौंक जाती है कि अर्जुन के कार में जो जली हुई लाश मिली थी वो लाश अर्जुन की नहीं बल्कि बबीता के बेटे रोहित की ही थी। अब ये अपने आप में इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, एक मेजर ट्विस्ट। वो इसलिए क्योंकि कार की ड्राइविंग सीट पर कार का ओनर नहीं बल्कि कोई और बैठा हुआ है जो जलकर खाक हो गया, और कार का ओनर जो है वो मिस्टीरियस तरीके से गायब है, रहस्यमयी तरीके से वो लापता हो चुका है। तो ये पहेली क्या है? एक पहेली सुलझी, ये तो पता चल गया कि लाश रोहित की है, बबीता के बेटे की, लेकिन बबीता के बेटे की लाश उस कार के अंदर कैसे पहुंची और रोहित का जो दोस्त है अर्जुन वो कहाँ है, ये अब पुलिस को पता लगाना था। अब पुलिस जैसे ही बबीता को ये बात पता चलती है वो तो सदमे में आ जाती है, पूरा परिवार गम में डूब जाता है। पुलिस वो बॉडी, जली हुई बॉडी, वो बबीता और उसके परिवार वालों के हवाले करती है ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जाए, और इसी के साथ पुलिस रोहित के घर वालों से थोड़ी पूछताछ भी करती है, ये जानने समझने की कोशिश करती है कि रोहित और अर्जुन की दोस्ती कितनी पुरानी है, उनके बीच में कोई अनबन, लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। तो पुलिस जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि रोहित और अर्जुन की दोस्ती कोई साल भर पुरानी है, बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि दोनों लड़कों का एक दूसरे के घर आना जाना है और दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। एक सच ये भी है कि अर्जुन ने 1,60,000 रुपये कभी रोहित को उधार भी दिए थे, और रोहित वो रुपए इस वक्त अर्जुन को चुका नहीं पाया था। हालांकि रोहित की माँ ये बताती है कि मेरे बेटे का इंटेंशन ये था कि वो रुपए चुका दे, लेकिन वो रुपए चुका नहीं पाया था, और अर्जुन उससे तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपये मांगता था। अब पुलिस ये सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन ने गुस्से में आकर रोहित का कत्ल कर दिया, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए उसे वापस नहीं दे रहा था, 1,60,000 रुपये। पुलिस इस एंगल पर सोच रही थी, लेकिन पुलिस ये भी सोच रही थी कि अगर ऐसा होता तो अपना ही कार, उसको भी जलाने का क्या मकसद था? इस तरह से तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कार भी जलकर राख हो गई। कुछ दिन पहले कार खरीदा और उसके बाद वो रुपए भी चले गए, क्योंकि जब बंदा ही मर गया तो रोहित के पास जो रुपए थे वो रुपए तो वापस मिलने नहीं थे। तो क्या ये रुपए पैसों का चक्कर है या फिर कोई और कहानी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन के साथ भी कुछ बुरा हुआ हो? पुलिस अब ये सच जानना चाहती थी और अर्जुन के बारे में पता लगाना चाहती थी, लेकिन ये पता लगाने का जो तरीका था वो यही हो सकता था कि अर्जुन के जानने वाले लोगों पर पुलिस बहुत चुपके से निगरानी करे
और ये पता करने की कोशिश करे कि क्या अर्जुन अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से टच में है या नहीं है। अगर तो अर्जुन जीवित है और घर वालों को इसके बारे में जानकारी है तो जाहिर है फिर अर्जुन घर वालों से बातचीत भी कर रहा होगा, बेशक अपने मोबाइल फ़ोन से नहीं, किसी और फ़ोन से, क्योंकि अर्जुन का मोबाइल भी उसी समय से गायब था, मतलब स्विच ऑफ था जिस समय से अर्जुन गायब हुआ था, 24 फरवरी से। अब अर्जुन के भाई विजय सागर को पुलिस ने अपने रडार पर लिया और बड़ी खामोशी से उसका सर्विलांस करने लगी। वही विजय सागर जो सबसे पहले पुलिस थाने में पहुंचा था ये कहते हुए कि मेरा भाई अर्जुन कहीं गायब हो गया है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था। तो पुलिस अब विजय सागर को फॉलो करने लगी और ये देखने चेक करने लगी कि विजय सागर से किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है। इसी क्रम में एक दिन का वक्त जब और गुजरा 28 फरवरी को, तब विजय सागर की किसी आदमी से फ़ोन पर बात हुई और ये सस्पेक्टेड आदमी विजय सागर से मिलने के लिए सहारनपुर आ रहा था और बड़कला फ्लाईओवर के पास विजय सागर की इससे एक सीक्रेट मीटिंग थी। यह आदमी कौन था, पुलिस को उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि जिस नंबर से ये बातचीत हो रही थी वो एक अननोन नंबर था, यानी अर्जुन का मोबाइल नंबर नहीं था। अब पुलिस विजय सागर के जरिए ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि कहीं अगर अर्जुन विजय सागर से मिलने आ रहा है और अगर वो जीवित है तो अर्जुन को वो इंटरसेप्ट करेगी, पकड़ेगी, विजय सागर के साथ ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो पुलिस ने एक ट्रैप लगाया, पुलिस घात लगाकर इंतज़ार करती रही और दिए गए समय पर 28 फरवरी को वो अनजान आदमी विजय सागर से मिलने सहारनपुर के बड़कला फ्लाईओवर के पास पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा, पुलिस की टीम जो वहाँ पर खुफिया तरीके से सादे लिबास में तैनात थी, उन्होंने जब देखा कि ये तो बंदा अर्जुन ही है, तो पुलिस भी जो है वो हैरान भी हुई, लेकिन साथ ही पुलिस को यकीन हो गया कि कार में जो रोहित की मौत हुई थी उस मौत के पीछे अर्जुन का ही हाथ है, नहीं तो अर्जुन गायब नहीं होता और बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपने भाई विजय सागर से मिलने के लिए यहाँ नहीं आता। पुलिस फौरन एक्शन में आई और उसने विजय सागर और अर्जुन जो उसका भाई है उन दोनों को हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया। पकड़े जाने के साथ ही अब अर्जुन और विजय सागर के पास इससे ज़्यादा झूठ बोलने की और कोई गुंजाइश बची नहीं थी, क्योंकि अर्जुन अपनी डेथ यानी अपनी मौत को ही फेक करना चाह रहा था, दुनिया की नज़रों में दिखाना चाह रहा था कि मैं मर गया हूँ। और वही आदमी जब जिंदा पकड़ा जाए तो फिर उसके सामने अपने इस झूठ को छुपाने के लिए और तो कोई ज़रिया बचता नहीं है, तो उसे अब सच ही बोलना था। और पुलिस सच उगलवाने का तरीका जानती थी। पुलिस ने विजय सागर और अर्जुन दोनों को गिरफ्तार किया, अपने साथ थाने लेकर गई और थाने लेकर जाने के बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। इस पूछताछ में अर्जुन ने जो कुछ बताया वो और दिमाग घुमाने वाली एक कहानी थी। अर्जुन ने ये बताया कि 2024 में उसने देहरादून में एक माइनर लड़की से, एक नाबालिग लड़की से ज्यादती की थी, उसका रेप किया था और उस मामले में वो गिरफ्तार भी हुआ था और जेल भी गया था। इसके बाद वो तकरीबन साल भर तक जेल में रहा और फिर जेल से उसे रिहाई मिली ज़मानत पर और वो बाहर आया जुलाई 2025 के आसपास। बाहर आने के बाद उसकी रोहित नाम के इस लड़के से दोस्ती हुई जिसकी लाश अब अर्जुन के कार में मिली थी और रोहित के साथ उसकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। रोहित उस पर भरोसा करने लगा और पीने पिलाने का दौर चल गया। अर्जुन जो है वो अक्सर रोहित को शराब पिलाया करता था और रोहित को उसने तकरीबन 1,60,000 रुपये उधार भी दिए थे। इस तरह से दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी और रोहित जो है वो अर्जुन पर काफ़ी भरोसा करता था। लेकिन रेप के मामले में जेल जा चुका अर्जुन बड़ा शातिर दिमाग था। उसे इस बात का डर हमेशा सताता था कि वो अभी ज़मानत पर बाहर तो आया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर उस रेप के मामले में उसे सज़ा हो जाती है तो फिर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फिर बाहर आने की गुंजाइश बचेगी नहीं। कई सालों के लिए वो अंदर जाएगा। जाहिर है नाबालिग लड़की से रेप किया है तो पॉक्सो जैसी संगीन धारा उस पर लगी होगी, हो सकता है आजीवन कारावास की सज़ा हो जाए। तो वो बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था और वो इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहता था और इसके लिए प्लानिंग उसने जेल में रहते वक्त ही कर ली थी। असल में जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात शारिक नाम के एक क्रिमिनल से हुई थी। शारिक एक ऐसा क्रिमिनल है जो किडनैपिंग के मामले में सहारनपुर के जेल में बंद था। शारिक से अर्जुन की जेल में दोस्ती हुई। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई, बताया कि रेप के मामले में अंदर आया हूँ लेकिन सज़ा हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अभी तो ज़मानत की उम्मीद भी है। तो शारिक ने उसे कहा कि अगर दुनिया को ये लगे कि तुम मर चुके हो तो केस ही ख़त्म हो जाएगा। तो अर्जुन को यह आइडिया जच गया।
अर्जुन ने शारिक के साथ मिलकर जेल में ही इस आइडिया को प्लान करने का फ़ैसला किया, अमल करने का फ़ैसला किया और ये तय किया कि जब वो बाहर निकलेगा तो इस आइडिया को एग्जीक्यूट करेगा, यानी अमल में लाएगा। इसके बाद शारिक को भी ज़मानत मिली और अर्जुन को भी ज़मानत मिली और इन लोगों ने बाहर आकर प्लानिंग शुरू कर दी और इसी प्लान के तहत अर्जुन ने रोहित से दोस्ती की। रोहित को रुपए भी उधार दिए, रोहित को शराब भी पिलाता था और रोहित पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हो चुका था, यानी अर्जुन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। 24 फरवरी को प्लानिंग के मुताबिक अर्जुन ने रोहित को शराब पीने के लिए बुलाया। रोहित आया। अर्जुन के साथ उस दिन शारिक और रोबिन भी मौजूद थे, यानी उस गाड़ी में, ऑल्टो कार में 4 लोग थे। चारों ने मिलकर शराब पी, लेकिन चारों ने साजिशन रोहित को ज़्यादा शराब पिलाई क्योंकि उनका टारगेट रोहित ही था। और टारगेट जब बिल्कुल बेकाबू हो गया, यानी उसका अपने आप पर कोई काबू नहीं रहा, शराब पीकर वो नशे में धुत हो गया, तो फिर शारिक, रोबिन और अर्जुन ने मिलकर रोहित की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ड्राइविंग सीट पर रखा, कार से ही पेट्रोल निकाली और कार में डालकर उस कार को आग के हवाले कर दिया। रात के अंधेरे में कार धू धू कर सुनसान जगह पर जलती रही। अर्जुन जो है वहाँ से गायब हो गया और बाकी के लड़के भी वहाँ से नदारद हो गए। इसके बाद अर्जुन पहुँच गया देहरादून। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो मर चुका है। उसने देहरादून से अपने भाई विजय सागर को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि भैया थाने चले जाओ और थाने जाकर मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दो और ये बता देना कि मैं कार लेकर निकला था, लेकिन इसके बाद से मैं मिला नहीं हूँ। विजय सागर को पता था उसका भाई जिंदा है क्योंकि भाई खुद ही फ़ोन करके बता रहा था। तो विजय सागर ने अपने भाई का इस जुर्म में साथ देने का फ़ैसला किया। थाने गया, उसने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। उधर देहरादून में अर्जुन ने अपने बाल वाल कटवा लिए, अपना हुलिया बदल लिया, मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड चेंज कर लिया और उसे पूरा यकीन था कि अब वो पकड़ा नहीं जाएगा। लोगों की नज़रों से वो ओझल हो गया। लेकिन चाहे आप इसे कर्मा कहें, कर्म का फल कहें, या ये कहें कि जुर्म कभी छिपता नहीं, अर्जुन जो है इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद अपने भाई विजय सागर से मिलने के लिए इस घटना के चंद दिनों के बाद ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़कला फ्लाईओवर के पास 28 फरवरी को वो अपने भाई से मिलने आया। बात तो वो खुफिया तरीके से अपने भाई विजय सागर से कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही मिलने आया तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस से पता कर चुकी थी कि रोहित की लाश है कार में, अर्जुन जिंदा है। वो अर्जुन को पकड़ना चाहती थी और अर्जुन आखिरकार जब अपने भाई से मिलने आया तो पकड़ा गया। इस तरह से एक शख्स ने अपनी डेथ फेक करने की कोशिश की और वो नाकाम रहा, लेकिन अपने इरादों को अंजाम देने के लिए उसने एक बेगुनाह नौजवान की, जो उसका दोस्त था और उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करता था, उसकी हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? पुलिस की तफ्तीश पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।